नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्री प्रो कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको थंबनेल में दिख रहा होगा कि आज हम करने वाले हैं जेट 2026 के पेपर का एनालिसिस। आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। पेपर का लेवल देखो, हमारे लिए तो ये सिंपल ही है, लेकिन हो सकता है उस एग्जाम हॉल में आपको ये पेपर थोड़ा टफ लग सकता है, ट्रिकी लग सकता है, या फिर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आपके लिए सिंपल भी हो सकता है। देखते हैं एनालिसिस करके कि किस तरीके से पेपर को फ्रेम किया गया है, कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा उठाए गए हैं, या फिर कौन सा टॉपिक ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन कितने डीपली उठाए गए हैं। ठीक है, तो बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। एग्रीकल्चर पोर्शन का मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ, कंप्लीट एनालिसिस 40 क्वेश्चनों का। तो शुरू करते हैं। ये आज का पेपर है। हाँ, देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि शुष्क एवं आर्द्र बल मापी ताप मापी मुख्यतः क्या मापता है। देखिए, जो शुष्क और आर्द्र बल मापी है वो क्या मापता है, तो देखो सीधा सीधा इसमें अगर थोड़ा सा भी माइंड लगाए तो यहाँ पर सीधा तापमापी दे रखा है। जब तापमापी दे रखा है तो अपन को भी पता है कि भाई तापमापी दे रखा है तो तापमान ही मापता होगा, इसके अलावा और तो कुछ माप नहीं रहा होगा। तो आपको क्या करना है कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, तापमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तापमान हो जाएगा। तो इस स्थिति में आपको डरना नहीं है कि सर कौन सा क्वेश्चन होगा, क्या आंसर होगा। थोड़ा सा भी अगर कोई पढ़ कर आया होगा तो भी उसका काम चल जाएगा, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तापमान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, किस सिंचाई विधि की जल उपयोग दक्षता सर्वाधिक होती है। जल उपयोग दक्षता से मतलब होता है कि भैया ऐसा है कि ऐसा कौन सी सिंचाई की विधि है जिसमें सबसे कम पानी का यूज होता है और फसलों को सबसे ज्यादा पानी मिलता है। तो ऑप्शन ए है सतही सिंचाई में, बहुत ज्यादा पानी देना पड़ता है। बूंद बूंद सिंचाई हो सकता है, एक बार के लिए देखते हैं। नहर सिंचाई, नहर सिंचाई में सीधा पानी छोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट होगा कि इसमें जो जल की उपयोग क्षमता है, उपयोग दक्षता का मतलब होता है कि किस मेथड से पानी कितना दिया जा रहा है और पौधा उस पानी को कितना कंज्यूम कर पा रहा है। तो यहाँ पर जो बूंद बूंद सिंचाई में उसमें पौधा ज्यादा से ज्यादा पानी को कंज्यूम कर पा रहा होता है। अगला जो क्वेश्चन है अपना है वो है फेलेरस माइनर किस फसल का नकलची खरपतवार है। फेलेरस माइनर किस फसल का नकलची खरपतवार है, तो फेलेरस माइनर जौ दे रखा है, नहीं है। सरसों नहीं है। गेहूं हो सकता है, धान नहीं। तो गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं किसका राइट आंसर हो जाएगा, आपके फेलेरस माइनर का। मतलब फेलेरस माइनर की बात करें तो ये गेहूं सा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, गेहूं सा की। ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम दे दिया, तो बच्चों को थोड़ा सा साइंटिफिक नाम वगैरह इसको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। चौथा क्वेश्चन दे रखा है, गेहूं की सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है। अब देखो, यहाँ पर जनरली क्या होता है कि लोग सीधा क्या सीआरआई अवस्था बता देते हैं। तो अब जो हिंदी माध्यम का बच्चा है उसको तो थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है शिखर जड़ जमने की अवस्था। शिखर जड़ जमने की अवस्था। यहाँ इंग्लिश में देखेगा तो क्राउन रूट इनिशिएशन दे रखा है, तो यहाँ पर इसकी शॉर्ट फॉर्म कर सकता है CRI। तो CRI स्टेज हो जाएगी। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। पांचवा है कि नोबेल केन का सीधा सीधा साइंटिफिक नाम पूछा है, तो नोबेल केन का साइंटिफिक नाम सेकेरम ऑफिशिनेरम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है अपना, रिजके का मुख्यतः कौन सा भाग, सॉरी, रिज का मुख्यतः किस रूप में उपयोगी होता है। तो भाई ये पूछ रहा है कि रिजके का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो रिजके का उपयोग जनरली अपन कहाँ करते हैं, चारे के लिए करते हैं। तो ये कैसी फसल हो गई, चारा वाली फसल हो गई। मेरे को नहीं लग रहा है कि अब तक ये जो एक पेपर एक 6 क्वेश्चन कर लिया अपन ने तो कुछ टफ जैसा लगा है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, राइजोबियम कल्चर का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में विशेष रूप में किस फसल समूह के लिए किया जाता है।
राइजोबियम की बात करते हैं तो जनरली अपन को पता होता है कि राइजोबियम हम दलहनी फसलों में यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दलहनी फसलों में। 8वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक हरी खाद की फसल है। गन्ना है, पता है हरी खाद में यूज नहीं लेते, चावल को भी नहीं लेते, जौ को भी नहीं लेते, ऑप्शन बच रहा है डेचा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना हो जाएगा राइट। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखते हैं कि आगे अपना 9th नंबर सवाल है कि मृदा संरचना में सुधार संभव हो सकता है। मृदा की संरचना में अगर सुधार करना है तो ये ऑप्शन दे रहा है कि अत्यधिक जुताई द्वारा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जल भराव, सॉरी कार्बनिक पदार्थ मिलाने से हो सकता है, जल भराव द्वारा, पडलिंग द्वारा नहीं। तो ऑप्शन जो अपना बी है, कार्बनिक पदार्थ मिलाने से, कार्बनिक पदार्थ मिलाने से, ये ऑप्शन अपना राइट होगा। क्योंकि जब हम किसी भी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैन्योर या ऑर्गेनिक मैटर मिलाते हैं तो उसकी संरचना में क्या होता है, सुधार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो विनिमय से विनिमय योग्य सोडियम प्रतिशत निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत करने का एक प्राथमिक मापदंड है। ये पूछ रहा है अपने ईएसपी, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज पूछ रहा है। तो ये अपन ने एक सारणी है जिसमें ईएसपी और उसमें एक्सचेंज परसेंटेज ईपी और उसमें पीएच वगैरह सब दे रखा होता है, जिसमें लवणीय क्षारीय और लवणीय क्षारीय मृदा के बारे में बताया गया है। तो यहाँ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा लवणीय मृदा के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 11 की बात करें तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं तो एन, पी और के, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये आपके प्राथमिक हो जाएंगे और मैक्रो हो जाएंगे। तो बच कौन सा रहा है, जस्ता, जिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला बोल रहा है कि कंबाइन जो हार्वेस्टर होता है वो कौन कौन से कार्य एक साथ करता है। तो सबको पता है कि भाई जो कंबाइन हार्वेस्टर होता है वो क्या करता है, आपके कटाई भी करता है, थ्रेसिंग भी करता है और सफाई भी करता है। तो ऑप्शन देखो, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं रहता। अब वो क्या बोलता है कि सिंचाई और छिड़काव के लिए, सबको पता है हार्वेस्टर दे रखा है पीछे, है ना, तो कटाई जैसा कुछ काम करेगा हार्वेस्टर। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि भाई बुआई और उर्वरक वितरण, पॉसिबिलिटी नहीं है, सी और डी ऐसे ही ऑप्शन कट हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए अगर किसी के ये नहीं पढ़ रखा है तो ऑप्शन नंबर ए में थोड़ा बहुत वो जुताई बुआई फिर भी अगर थोड़ा सा माइंड लगाए तो ये भी ऑप्शन अपना क्या हो रखा है, कट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब तक के जितने भी सवाल देख रहा हूं मैं, अब तक जहां तक मैं आया हूं, मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि पेपर काफी टफ है। पेपर बहुत ज्यादा इजी लग रहा है मेरे को, कट ऑफ हाई रहने के चांसेस हो सकते हैं। ये एक सवाल है जिसमें आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। इसमें ये कह रहा है कि स्वपरागित समयुग्मज एकल पौधों की संतान है। तो इसमें जो आंसर होगा वो इसने बच्चे ने सही कर रखा है। इसका जो ऑप्शन हो सकता है शुद्ध वंश या प्योर लाइन, इसका आंसर सही होगा। शुद्ध वंश या प्योर लाइन इसका आंसर सही होगा। अगला बोल रहा है 14 क्वेश्चन नंबर, गुणवत्ता में शुद्धतम बीज की श्रेणी। देखो, जब बीजों की श्रेणी में बांटते हैं तो 4 टाइप के बीज थे, न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर, ठीक है, और अपने सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड सीड। ठीक है, तो इसमें से जो ऊपर की 2 श्रेणी, देखो न्यूक्लियर सीड 100% कैसा होगा, शुद्ध होगा, प्योर होगा। उसके बाद ब्रीडर होगी, वो भी 100% शुद्ध होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा प्रजनक बीज, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना की शुरुआत की बात करें तो ये योजना 2016 में शुरू हुई थी। ठीक है, ये योजना कब शुरू हुई थी, 2016 में। तो ऑप्शन का इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2016। एकांतरित फलन किस फसल में सामान्य है। भाई आम में अपन बहुत बार पढ़ते हैं कि एकांतरण फलन की प्रॉब्लम होती है, एक साल फल लगते हैं, दूसरी साल नहीं लगते हैं, तीसरी साल लगते हैं, चौथे साल नहीं लगते। तो आम इसका एकमात्र क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे जो प्रश्न पूछ रहा है वो पूछ रहा है केले का कुल। ठीक है, तो सिंपल सा है, मुझे सी। भिंडी का साइंटिफिक नाम पूछा है, अबेन मोस्कस एस्कुलेंटम हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है औपचारिक, ठीक है, फॉर्मल उद्यान की विशेषता पूछ रहा है, तो फॉर्मल उद्यान की विशेषता हो जाएगी प्राकृतिक, क्या हो जाएगी, प्राकृतिक हो जाएगी।
मधुमक्खी पालन से प्राप्त होता है, शहद भी प्राप्त होता है, रॉयल जेली भी प्राप्त होती है, मोम भी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयोग सभी हो जाएगा। गुलाब की बात करें तो गुलाब का वानस्पतिक नाम क्या है? तो गुलाब का वानस्पतिक नाम सीधा सीधा पता है, रोजा इंडिका इसका साइंटिफिक नाम है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो गूगल, गूगल का कौन सा भाग मुख्यतः उपयोग में आता है? अगर बात करें गूगल की तो ये क्रोम या ब्राउजर वाला गूगल नहीं है, ये गूगल एक पौधा है जिसमें हम अपन औषधीय पौधे के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका जो गोंद होता है ना, गोंद, वो यूज में लिया जाता है। तो देखो मूल नो ऑप्शन, बीज नहीं हो सकता, पुष्प नहीं हो सकता, गोंद राल, ये ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो पीजीआई का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? रोग नियंत्रण नहीं, कीट नियंत्रण नहीं, मिट्टी के सुधार के लिए नहीं, वृद्धि एवं फल नियंत्रण के लिए। पीजीआई जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो अपन वृद्धि और विकास के लिए पढ़ते हैं, तो उसमें ये क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। अगला है भाई, जेली के जमाव किसके कारण होता है? तो अपन देखते हैं जब जेली पढ़ते हैं तो हम पेक्टिन के बारे में पढ़ते हैं, है ना, कि जेली में मुख्य तत्व क्या होता है? पेक्टिन ही होता है। तो उसके जमाव के लिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पेक्टिन। अगला पूछ रहा है पर्सन कि नर्सरी में उठी क्यारियां क्यों बनाई जाती है? देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि नर्सरी में देखना, थोड़ी सी जो जमीन के लेवल से थोड़ी सी उठी हुई क्यारी बनाई जाती है। तो उठी हुई क्यारी बनाने का एकमात्र रीजन होता है जब बारिश की सीजन होती है, या इवन अपन ज्यादा सिंचाई कर देते हैं, जो पानी होता है एक्स्ट्रा पानी, या बारिश में जो ज्यादा पानी है वो पौधों की जड़ों में या पौधे के तने के पास नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि पौधे उस समय बहुत छोटे होते हैं और छोटे पौधे जल अधिक भर जाने के कारण मरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इस वजह से उसको क्या किया जाता है? उठी हुई क्यारियों में बनाया जाता है, तो जल भराव को रोकने हेतु। ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। सजावटी के लिए ऐसा कुछ है नहीं, उत्पादन इससे कोई लेना देना, छाया उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, अर्का हरित किसकी फसल है? तो अर्का हरित सिंपल सी क्वेश्चन, एक वेराइटी पूछी है, सिंपल सी, इतना घुमा फिरा के नहीं पूछा। अर्का हरित करे, लेकिन ये वेराइटी है, ठीक है। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि भाई तेज हवाओं में बाघों की सुरक्षा के लिए वायुरोधी वृक्ष, देखो वायुरोधी वृक्ष जनरली बात करें तो जो हवाएं चलती है वो नॉर्थ और अपने इधर से चलती है, अपने क्या बोलते हैं, वेस्ट से चलती है, ठीक है। तो नॉर्थ और वेस्ट से जब हवाएं, तेज हवाएं चलती हैं, तो जो वायुरोधी पौधे भी होंगे हम उधर ही लगाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ठीक है। अगली बात करें, टमाटर केचप को किसके द्वारा परीक्षित किया जाता है? टमाटर केचप को परीक्षित किया जाता है सोडियम बेंजोएट के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है परीक्षित? सोडियम बेंजोएट के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्लेड्यूलस का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्लेड्यूलस का, इसका देखो अपने जो ग्लेड्यूलस है ना, ग्लेड्यूलस का कभी सीड देखना, सीड आपको दिखेगा प्याज की तरह, ठीक है। तो उसको कहा जाता है घनकल, कॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्म। तो इस ये इसका क्या होता है? बीज होता है, और इसके द्वारा इसका क्या किया जाता है? प्रवर्धन किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, बैंगन किस प्रमुख कीट के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है? तो भाई सफेद मक्खी जनरली कोई लेना देना नहीं, थ्रिप्स, चेपा नहीं है। फल एवं शीर्ष छेदक, फ्रूट एंड शूट बोरर, इसका सबसे मुख्य क्या होता है? कीट होता है, क्योंकि ये क्या करता है, जनरली जो फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर अपने अंडे दे देता है और फ्रूट को खराब कर देता है, ठीक है। यहाँ से एक सिंपल सवाल पूछा हुआ है, नस्ल से भारतीय भेड़ की नस्ल को राजस्थान की मेरिनो। ये सवाल पिछली बार भी, पिछले 2 सालों में भी पूछा गया है, ठीक है। 2-3 साल पहले भी ये सवाल पूछा गया है, या जनरली ये सवाल आता रहता है एग्जाम में। तो सिंपल सा, सबको भी पता होता है, जिसने नहीं भी पढ़ा रखा होता है एग्रीकल्चर में, उसको भी पता होता है कि ये चौकला इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो आपको पता होगा दूध से रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। ये जो फ्लड, अपने ऑपरेशन फ्लड चला था, ये प्रोग्राम आपको पता होगा, जब आपने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा हो तो बता देता हूँ। ये 3 अलग अलग स्टेप में चला था। तो यहाँ कोई अलग से कोई स्टेप नहीं पूछ रहा है, अपन को यही पूछ रहा है कि कब से शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ था 1970 से,
1970। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 33 की बात करें, प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि पशु के यौन रूप से ग्रहणशील होने की अवधि को क्या कहा जा सकता है। मतलब पशु में वह कौन सी अवस्था है जिसमें वो यौन की इच्छा प्रकट करता है, तो वो उसका आंसर देखो, ब्याना नहीं, कोई ऐसा रिलेटेड नहीं है, दुग्धकाल नहीं, विनिंग नहीं, मध्यकाल या गर्मी। मध्यकाल या गर्मी के समय पशु क्या करता है, यौन के लिए इच्छा प्रकट करता है। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि साइलेज बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो देखो यहाँ साइलेज बनाने की प्रक्रिया में ये वो पूछ रहा है कि होता क्या है इसमें। तो देखो धूप में सुखाना नहीं, वो तो हे हो गया ऑप्शन। ठीक है, नियंत्रित किण्वन फर्मेंटेशन, इसने हिंदी में भी अलग से दे दिया, इंग्लिश में भी दे दिया फर्मेंटेशन। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा। फ्रीजिंग ऐसा कुछ करते नहीं अपन, उबालना उबालते भी नहीं है ना, फर्मेंटेशन होता है, वही चारा क्या कहलाता है, साइलेज कहलाता है। आगे देखो, आगे पूछ रहा है पोटेशियम परमंगनेट का उपयोग आमतौर पर किसके रूप में किया जाता है। पोटेशियम परमंगनेट जब हम पढ़ते हैं गायों और भैंसों की औषधियों, पशुओं की औषधियों के बारे में पढ़ते हैं, तो उस समय हम क्या पढ़ते हैं, केमनोफोर के बारे में पढ़ते हैं। पूरक आहार हो नहीं सकता, वर्दी हार्मोन हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी है घावों को धोने का एंटीसेप्टिक, ये इसका एक राइट आंसर होगा, नीम की दवा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो मुर्गियों की कौन सी नस्ल उच्च अंडा उत्पादन के दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सबको पता है, हर एक बच्चे को पता होता है एग्रीकल्चर में जो पढ़ता है कि व्हाइट लेग हॉर्न विश्व भर में प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन के लिए। यहाँ सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, गाय की कौन सी विदेशी नस्ल है जो उच्च वसा के प्रतिशत के लिए जानी जाती है। ये क्वेश्चन अगर किसी को नहीं भी आता होता ना तो भी वो कर सकता था। कैसे देखो, क्योंकि इसमें देखो पहला ऑप्शन है जर्सी, दूसरा है गिर, तीसरा है हरियाणा और चौथा है नागौरी। बी, सी और डी तीनों भारतीय देसी नस्लें हैं, एक ही विदेशी नस्लें हैं। कौन सी, जर्सी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। तो 38 क्वेश्चन नंबर कहता है कि मुर्रा भैंस की नस्ल को आसानी से कैसे पहचानोगे। भाई अगर आपके पास मुर्रा ले आए तो आप कैसे पहचानोगे, कैसे आप काली है, काली को की पहचानी थे, सींग लंबे और सीधे, सींग लंबे और सीधे मुर्रा के होते नहीं है, माथे पर सफेद धब्बे नहीं साहब, कस कर मुड़े हुए सींग, अपन पढ़ते हैं जलेबी आकार के सींग या मुड़े हुए सींग। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है कस कर मुड़े हुए सींग, टाइटली कोलाइड हॉर्न, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 39 क्वेश्चन। ठीक है, 39 क्वेश्चन की बात करें तो लंगड़िया बुखार या ब्लैक वाटर रोग आमतौर पर जानवरों के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। देखो जनरली जो ब्लैक वाटर होता है रोग वो मसल्स को प्रभावित करता है। ठीक है, पशु के मसल्स को प्रभावित करता है, इसमें सूजन आ जाती है पशु के मसल्स में। लेकिन ये मसल्स का ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, मुंह दे रखा है, कान दे रखा है, सींग है, थन है। तो अब देखो बोर्ड या फिर जो यूनिवर्सिटी है इसका क्या आंसर देती है, ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, मेरे को भी ऐसा कहीं बुक मिला नहीं है, तो अगर देखते हैं 1 तारीख को आपकी जो आंसर की है वो आपको मिल जाएगी। अभी अभी इसका नोटिस जारी हो चुका है अपनी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर, कि आपको 1 जुलाई को इसकी आंसर जो ऑफिशियल आंसर की है जेट की, वो आपको क्या कर जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है 40, डीप लिटर सिस्टम किसकी एक विधि। भाई डीप लिटर सिस्टम अपन किसके लिए पढ़ते हैं, बिछावन के लिए पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दूध निकालने की नहीं साहब, मुर्गी पालन के आवास की, मछली पालन के सिंचाई की नहीं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, मुर्गी पालन के आवास की, क्योंकि ये जनरली किसके लिए यूज में लेते हैं, लिटर सिस्टम मुर्गियों के आवास के लिए यूज में लेते हैं। आई होप 1 से लेकर 40 क्वेश्चनों के मैंने आंसर अपनी ओर से दिए हैं। आपके आशा करता हूँ ये पूरे के पूरे क्वेश्चन सही हुए हो और आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छी कॉलेज को टारगेट कर सको। दोस्तों देखो ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारा पार्ट नंबर 2 का वीडियो अभी के अभी डाल दिया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर ले, क्योंकि जो ये आंसर की है ये बहुत ही सटीक है, ताकि आप इसको जानकर देख कर आपको पता चल सके कि मैंने कितने क्वेश्चन राइट किए। आप कमेंट बॉक्स में भी बताना कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, उसमें से कितने राइट हो रहे हैं और कितने रॉन्ग हो रहे हैं। मेरे ख्याल से पेपर सिंपल की कैटेगरी में या सिंपल से लेकर थोड़ा सा मीडियम हार्ड लेवल ले सकते हैं, क्योंकि देखो मैं जिस जगह पर खड़ा होकर ये बात बोल रहा हूँ वो मेरे लिए आसान हो सकती है, लेकिन एग्जाम हॉल को फेस करना थोड़ा कठिन बड़ा होता है। कई बार होता है ऐसा कि सिंपल क्वेश्चन बहुत सिंपल सी बात पूछता है और हम वहां थोड़ा सा चक्कर में पड़ जाते हैं, उस चक्कर के कारण हम क्या कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं। तो आप जरूर अपने बताइए कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं और आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे। जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।